हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का भाग 6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे, आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। हम देखते हैं, हमने पहले इसके स्लाइड में देखा है कि किस तरह से कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या जो है वह बनी हुई थी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अब कैसे उन लोगों को रोजगार में वृद्धि की जाए, कैसे अतिरिक्त रोजगार का निर्माण किया जाए, इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। उपयुक्त चर्चा में हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला है। अल्प बेरोजगारी आपने इससे पहले बहुत अच्छे से देख ली है बच्चों कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार जो होता है अपनी पूर्ण जो है क्षमता को का उपयोग नहीं कर पाते हैं और उत्पादन के कार्यों में लगे हुए हैं, जिससे कि अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति है। मतलब कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उसे दो तीन चार लोग जो है उस कार्य को कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कि बिल्कुल भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये इन लोगों को रोजगार में वृद्धि कैसे की जाए, आज हम इसे देखने का प्रयास करेंगे। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसके लिए हम कुछ तरीकों को देखते हैं। तो आइए उन तरीकों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, आपको याद होगा मैंने एक लक्ष्मी का उदाहरण दिया था जो कि एक बहुत छोटी जो होता है किसान थी। तो आज उसी उदाहरण के द्वारा जो है हम ये समझने का प्रयास करते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। लक्ष्मी थी, उसके पास 2 हेक्टेयर की भूमि थी जो कि असिंचित थी और इसमें जो होता है इसको लैंड था और इसको हम जो उदाहरण के तौर पर आज देखेंगे। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। अब इसमें जो आपने अल्प बेरोजगारी की समस्या देखी थी कि किस प्रकार से लक्ष्मी का पूरा परिवार केवल वो 2 हेक्टेयर की जो भूमि थी उससे ही मतलब उसी भूमि पर जो होता है कार्य करने के लिए लगा हुआ था, जबकि उसमें जो है लक्ष्मी अगर चाहे तो वह अकेले ही वो 2 हेक्टेयर की भूमि की देखभाल कर सकती थी। तो अब क्या था, लेकिन पहले उसके पास जो भूमि थी वो भूमि कैसी है, असिंचित भूमि है। इसके लिए पहले क्या था, लक्ष्मी को किस पे डिपेंड करना पड़ता था, वर्षा पे डिपेंड करना पड़ता था। अब क्या कर सकते, अब उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए अब सरकार ये कर सकती है कि वह कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या फिर चाहे तो बैंक से ऋण प्रदान कर सकती है। किसके लिए, उस भूमि के पास सिंचाई करने के लिए, क्योंकि वो वर्षा पर पूरी तरह से निर्भर है, तो सिंचाई करने के लिए कुएं का निर्माण कर सकती है। अगर कुएं का निर्माण हो जाएगा तो सिंचाई कार्य के लिए जो होता है अब कुछ व्यक्ति सिंचाई के काम में हाथ बटा सकते हैं और कुछ भूमि जो होता है कुछ लोग जो है वो इसके जो 2 हेक्टेयर भूमि है उसमें जो फसल वगैरह है, जो बीज है, उसको बोने का कार्य कर सकते हैं। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी। अब वो सिंचाई के लिए जो है वर्षा पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि वो स्वयं जो है सिंचाई कर सकती है। और रबी के मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं भी उग जाती है। तो जिस प्रकार से पहले वो क्या कर रही थी, पहले वो केवल जो है अरहर और जौ यही सारी जो है फसल उगा रही थी, लेकिन अब वो रबी के मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं भी उसको भी उपजा सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब नया फसल के लिए भी लोग चाहिए, उसके साथ साथ सिंचाई करने के लिए भी लोग चाहिए। तो इस प्रकार से एक ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी अब रोजगार जो है मिल सकता है। तो ये कार्य भी जो है किया जा सकता है। इसके बाद होता है, अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है। मान लो ऐसे बहुत सारे खेत हैं, उनको सिंचाई करना है, सिंचाई कैसे की जाएगी, बांध बना दिया जाता है, अथवा या फिर एक नहर खोद दी जाती है। तो इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि अभी जहां पर 3-4 व्यक्ति एक व्यक्ति का काम कर रहे थे, अगर उनके लिए हम कोई काम को क्रिएट कर देते, उनका सृजन कर देते हैं, चाहे वो डैम बनाकर हो, बांध बनाकर हो या फिर नहर बनाकर हो, तो
वो जो अल्प बेरोजगारी की जो समस्या है उसे पूरी तरीके से नहीं, लेकिन उसको बहुत हद तक जो है इस समस्या से को निपटाया जा सकता है, उसे सुलझाया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। भाई अब उनको सिंचाई भूमि मिल रही है, वो अलग अलग फसल भी बो रही है, तो अब वो पहले की तुलना में उत्पादन भी अधिक करते हैं। उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। अब अगर उन्हें कुछ बेचना है, कुछ उसको सेल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वो नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है उनको। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा अगर निवेश करती है, तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। तो सरकार अगर परिवहन पे भी अगर कुछ पैसा व्यय करती है, फसलों के भंडारण में भी, क्योंकि उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो वो जो फसलें वगैरह है वो कहाँ रहेंगी, उसके लिए स्टोरेज बना दिया जाए, तो या फिर एक बेहतर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जाए ताकि आवागमन आसानी से हो सके। कुछ पैसा अगर इन सब चीजों पे अगर वो निवेश करती है, इन्वेस्ट करती है, कौन, गवर्नमेंट या सरकार, तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान, मतलब बहुत सारे किसान जो छोटे छोटे किसान हैं, उन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज, और वह विक्रय कर सकते हैं। अब वह फसल को उगा सकते हैं और फसल का विक्रय भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी इससे मिल सकता है। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि हर सेक्टर एक दूसरे सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जब एक सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जो सेक्टर्स है उसका भी डेवलपमेंट होता है। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर ये जो कार्य होता है तो इससे केवल किसान को ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन उसका नहीं हो रहा है, तो हो ही रहा है, तो उनको तो रोजगार उपलब्ध हो रहा है, बल्कि परिवहन का डेवलपमेंट हो रहा है, व्यापार का हो रहा है। तो इससे इन सारे कामों में लगी हुई जो सेवाएं हैं, जो सर्विस है, और उन सर्विस में काम करने वाले जो लोग हैं, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उन्हें भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो एक तरीके से हम दो, मतलब कि गुड्स के साथ साथ जो सर्विस है उस सेक्टर में भी हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहां के निवासियों की आय और उसके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। हम जानते हैं कि किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में वहां के निवासियों की जो उनकी पर कैपिटा इनकम होती है और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। और यह कैसे हो सकता है? देखिए, पर्यटन होता है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, शिल्प उद्योग होता है, हर क्षेत्र के कुछ शिल्प ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा मांग होता है, तो शिल्प उद्योग को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से भी यह हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होगी, और इसके साथ साथ हमें जो गवर्नमेंट है उनकी भी हेल्प की जरूरत होगी, उनके भी फंड की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अगर टूरिज्म जो है, अगर इसमें सुधार होता है तो हम कितने 35 लाख से अधिक लोग को जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रतिशत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को रोजगार प्राप्त हो सकता है। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सवालों के अमल में लंबा समय लगेगा। अब कोई अगर हम बात अभी किए हैं तो उनको सुझाव को अमल में लाने में कुछ वक्त तो लगेगा। अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ दूरस्थ उपायों की जरूरत है, कुछ ऐसे उपाय जो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो उपाय किए जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। तो ये कानून क्या है, इसे हम समझते हैं। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे मनरेगा के नाम से भी हम जानते हैं, कहते हैं।
तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, मनरेगा के अनुसार 2005 के अंतर्गत उन सभी लोग जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम करने की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। मतलब ऐसे सभी लोग जो काम करने में सक्षम भी है और जिसे काम की जरूरत भी है, तो और जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो सरकार द्वारा इन्हें एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है कि उन्हें 100 दिन का रोजगार प्राप्त होगा। और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। मतलब अब अगर वो नहीं करवा पाती है, अगर उन लोगों को अगर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो अब क्या देगी, वो बेरोजगारी भत्ता देगी। इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इसके अंतर्गत किन चीजों को वरीयता दी जाएगी, जिससे भविष्य में भूमि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? आज हमने देखा कि किस तरीके से जो है हम बेरोजगारी जो है उसको दूर कर सकें और रोजगार के नए नए अवसर को कैसे सृजन कर सकें, और इससे रिलेटेड हमने विभिन्न प्रकार के उपायों और तरीकों के बारे में आज समझा।